बारे में बता दें। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जो आपकी यूनिट 4 है, यूनिट 4 दो चैप्टर में डिवाइड है। एक चैप्टर का नाम है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। तो कल हमने तुम्हें इसके बारे में कुछ बेसिक सी चीजें बताई थी। आज हमारा स्टार्ट होगा रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। ठीक है, कि रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग क्या होती है, इसका काम क्या होता है, और इस पे बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम तुम्हें करवा देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। ठीक है, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग आपकी एक डिवाइस होती है। ठीक है, ये एक मैकेनिकल एलिमेंट है और एक डिवाइस है, और इस डिवाइस का काम क्या है, शाफ्ट को सपोर्ट करना। ठीक है, टू सपोर्ट द शाफ्ट एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। इस बियरिंग का काम ये है, और इन दो काम के अलावा ये बियरिंग और भी कई सारे एक्स्ट्रा काम करती है जब हम इस बियरिंग को किसी शाफ्ट के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को एक और नाम दिया गया है जिसका नाम है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। तो ये हो गई हमारी रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। अब तुम लोग इसके आगे एक सिंपल सा वीडियो देखो, और उस वीडियो की मदद से तुम्हें ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, देखो, यहाँ से आप लोग इस बियरिंग को देखना स्टार्ट करो। हमने एक बार आपको आपकी लैब में भी ये सारी चीजें बताई। तो यहाँ पे तुम्हें वो बियरिंग और अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाएगी अगर तुम्हें पुराना नहीं याद है। ये देखो, यहाँ पे आप लोगों को एक डिवाइस दिखाई जा रही है, एक मैकेनिकल डिवाइस है, एलिमेंट है। ये है आपकी रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। ठीक है, आपकी रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में ये सारे की सारी चीजें लगी हुई होती हैं। सबसे बाहर जो चीज, ये वाली चीज निकली हुई है, इसको बोला जाता है शील्ड। इसको बोला जाता है शील्ड। फिर ये जो चीज बाहर निकली है, इनको बोला जाता है बॉल, रोलिंग एलिमेंट। इसका नाम होता है रोलिंग एलिमेंट। फिर ये जो चीज है, इसका नाम है आपका केज। और जो ये चीज है, इसका सारे नाम यहाँ पे तुम लोगों के सामने आ ही गए हैं। ठीक है, तो इस सारी चीजों से मिलके हमारी एक बियरिंग डिवाइस बनती है। सबसे ऊपर एक आउटर रेस होता है, आउटर रेस के बाद सबसे अंदर इनर रेस होता है। आउटर रेस और इनर रेस के बीच में जो जो चीजें हैं वो तुम्हें यहाँ, यहाँ और यहाँ पे दिखाई गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एक बियरिंग बनती है। कल आप लोगों ने जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग देखा था, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में क्या काम किया जाता था, एक हब और शाफ्ट, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को हटाने के लिए बीच में लुब्रिकेंट भर दिया जाता था। तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग आपका एक तरीके का सेटअप था, जो सेटअप हम लोग तैयार करते हैं दो चीजों के बीच में, शाफ्ट और उसके ऊपर लगे हुए हब के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग एक डिवाइस नहीं होती है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग एक तरीके का सेटअप तैयार किया जाता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन जो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होती है, वो आपकी इस तरीके की एक डिवाइस होती है। ठीक है, ये देखिए, इतने सारे पार्ट्स लगे होते हैं आपके रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से इनर रेस अंदर जाता है, इस तरीके से बॉल्स अंदर जाती हैं, और इस तरीके से ऊपर से इसको ऐसे कवर कर लिया जाता है। तो ये हमारी बन जाती है बॉल बियरिंग। अब यहाँ पे तुम्हें एक नई चीज दिखाई गई है, इसका नाम है, इसका जो डायग्राम है ये पहले वाले डायग्राम से थोड़ा अलग है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरीके से चीजें दिखाई गई हैं। तो यहाँ की चीज को समझने के लिए आप लोग एक चीज याद रखो कि जो आपकी रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होता है, ठीक है, ये दो टाइप्स की होती हैं। रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग दो तरीके से क्लासिफाई की जाती है। एक बियरिंग को बोला जाता है बॉल बियरिंग,
और एक बियरिंग को बोला जाता है रोलर बियरिंग। ठीक है, तो जब यहाँ पे जो ये रोलिंग एलिमेंट है, अगर इनका यूज रोलर है, अगर ये रोलर के फॉर्म में है, या ये जो एलिमेंट है आपका जो रोलिंग एलिमेंट है, अगर ये स्फेरिकल के अलावा कोई अलग शेप का है, तो उसको बोल दिया जाता है रोलर बियरिंग। बॉल बियरिंग में क्या होता है, जो रोलिंग एलिमेंट होता है, रोलिंग एलिमेंट मतलब जो ये चीजें हैं, इसको बोला जाता है रोलिंग एलिमेंट। बॉल बियरिंग में जो रोलिंग एलिमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल शेप का हो सकता है। ठीक, तो बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग में एक अंतर है। वो अंतर क्या है कि बॉल बियरिंग में जो रोलिंग एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं, लेकिन रोलर बियरिंग में जो हमारे ये रोलिंग एलिमेंट हैं ये किसी भी शेप के हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे एक रोलर के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये जो रोलिंग एलिमेंट है ये हमारा इस तरीके का एक टेपर्ड भी हो सकता है। जो ये रोलिंग एलिमेंट है ये इतनी पतली पतली नीडल के फॉर्म में जो सिलेंडर्स होते हैं वो भी हो सकता है। तो बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग में डिफरेंस आपसे कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको क्या बताना होगा कि बॉल बियरिंग में जो रोलिंग एलिमेंट होता है वो सिर्फ बॉल हो सकती है, लेकिन रोलर बियरिंग में जो ये रोलिंग एलिमेंट है इनका शेप कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये इसकी जगह, रोलर्स की जगह हम लोग इस तरीके का एक टेपर्ड रोलर भी यूज कर सकते हैं, तो उसको भी रोलर बियरिंग बोला जाएगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग में। ठीक है, धीरे धीरे आप इसको देखेंगे तो आपको इसके फंक्शंस के बारे में पता चलेगा। तो ये देखिए, अब आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ये है आपका बॉल बियरिंग। तो बॉल बियरिंग में जो आपका ये है, ये देखो, ठीक है, ये बॉल बियरिंग में जो ये रोलिंग एलिमेंट है, जो रोलिंग एलिमेंट है ये सिर्फ किस शेप का है, स्फेरिकल शेप का। ठीक, तो ये वो बोला जाएगा बॉल बियरिंग। ठीक, अब उसके आगे आपका आता है कौन सा एलिमेंट, रोलर बियरिंग। रोलर बियरिंग में क्या होता है, जो ये रोलिंग एलिमेंट हैं ये किसी भी शेप के हो सकते हैं, और इस तरीके से रोलर बियरिंग देखने में लगती है जैसे कि तुम लोग अपने सामने स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक, अब देखो यहाँ से हमारी बियरिंग का काम शुरू हुआ। ये आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपकी जो ये है ये आपका हब है और ये आपका शैफ्ट। अब देखो, अगर शैफ्ट आपका घूमेगा, अगर शैफ्ट आपका रोटेट करेगा, ठीक है, और अगर हब जो है वो आपका फिक्स रहेगा, तो जब भी शैफ्ट घूमेगा तो शैफ्ट की सरफेस और हब की सरफेस एक दूसरे से कांटेक्ट में आएगी। ठीक है, जो ये वाला पूरा का पूरा सरफेस है ये एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेगा, और कांटेक्ट में रहने की वजह से यहाँ पे क्या चीज बढ़ेगी, फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, और फ्रिक्शन की वजह से वियर आएगा। वियर आने का मतलब, अगर शैफ्ट घूम रही है और हब आपका फिक्स है तो लगातार शैफ्ट के जो ऊपर की सरफेस है वो हब की सरफेस के साथ रगड़ खाएगी और खराब होगी। तो यहाँ पे दो चीजों के बीच में, शैफ्ट और हब, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन को हटाने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। या तो हम शैफ्ट और हब इन दोनों के बीच में लुब्रिकेंट भर दें, ठीक है, तब हमारा फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। और दूसरा चारा हमारे पास ये बचता है कि हम शैफ्ट और हब को एक तरीके की डिवाइस से अलग करें, जिस डिवाइस का नाम होता है बियरिंग। ठीक है, अब तुम इसके आगे के काम को देखना स्टार्ट करो। ये देखो, ये आपकी शैफ्ट है, शैफ्ट घूम रही है। अगर आपकी शैफ्ट घूमेगी और घूमते घूमते कुछ टाइम बाद, ठीक है, घूमते घूमते कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आपके यहाँ पे फ्रिक्शन आने लगेगा, और फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होने की वजह से जो सरफेस है वो खराब हो जाएगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, हम रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए,
यहाँ पे आपको इस तरीके से इस वाले डायग्राम को यहाँ से देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये देखो, अब फ्रिक्शन ना हो उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या काम किया गया है दोनों के बीच में, ठीक है। आपके शाफ्ट और आपके हब के बीच में क्या कर दिया गया है, एक तरीके की बियरिंग को लगा दिया गया है, ठीक है। अब जो ये बियरिंग लगाई गई है, इस बियरिंग को लगाने से हमें क्या फायदा मिलेगा, इस बियरिंग को लगाने से हमें ये फायदा मिलेगा कि अब आपके शाफ्ट और हब इन दोनों के बीच में जो एक डायरेक्ट कांटेक्ट था वो खत्म हो गया, ठीक है। अब शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट के घूमने से जो ये वाली रोलर लगे हैं, ये रोलर भी अपनी अपनी जगह पे घूमते रहेंगे, और रोलर घूमेंगे तो हब शाफ्ट इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होना बंद हो जाएगा, जिससे जो हमारा फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। हमारा काम यही होता है बियरिंग लगाने का कि दो चीजों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट को हटाएं और फ्रिक्शन को रिड्यूस करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की रोलिंग कांटेक्ट बियरिंग लगाई गई है, तो ये देख लो अब तुम्हारी शाफ्ट घूम रही है और हब फिक्स है, तो जो डायरेक्ट कांटेक्ट था वो हट रहा है। यहाँ पे रोलर बियरिंग का यूज किया गया, ठीक है। अब रोलर बियरिंग के बाद हम लोग यहाँ पे बॉल बियरिंग का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके आगे ये तुम्हें दिखाएंगे कि यहाँ पे बॉल बियरिंग का यूज किया गया है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या किया गया है, आपके शाफ्ट और हब के बीच में, ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, आपके ये है शाफ्ट और ये है हब, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या चीज लगा दी गई है, बॉल बियरिंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है। तो बॉल बियरिंग लगाने की वजह से यहाँ पे तुम्हें क्या फायदा हुआ, जो डायरेक्ट कांटेक्ट होना था शाफ्ट और हब के बीच में वो खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जब आपकी शाफ्ट घूमेगी तो शाफ्ट की मदद से जो ये बॉल्स लगे होते हैं ये भी अपनी एक्सिस पे घूमते रहते हैं, ठीक है। ये बॉल अपनी एक्सिस पे घूमते रहेंगे और जो हब है, हब आपका फिक्स रहेगा। तो इस तरीके से दो चीजों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट को हटाया गया है विद द हेल्प ऑफ बॉल एंड रोलर बियरिंग। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे पूरी की पूरी बियरिंग नहीं दिखाई गई है, तुम्हें यहाँ पे सिर्फ बॉल दिखाए गए हैं, ठीक है, अदरवाइज पूरी बियरिंग लगी होती है। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं, ये देखो, अब आपकी शाफ्ट घूम रही है तो जो अंदर बॉल्स लगे हैं वो भी अपनी एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। इस तरीके से बॉल्स रोटेट करते रहेंगे, जो शाफ्ट है वो भी अपना काम करती रहेगी, शाफ्ट घूमती भी रहेगी और हब आपका स्टेशनरी भी रहेगा। इस तरीके से बियरिंग बनाई जाती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये पूरा काम हो रहा है। अब तुम्हें यहाँ पे कुछ चीजें तीनों में डिफरेंस दिखाया गया है। तीनों में डिफरेंस दिखाने का यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे क्या है, ये आपका हब है और ये आपका शाफ्ट है। अगर आप शाफ्ट और हब को डायरेक्ट लगा दोगे तो हमेशा यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन आएगा और फ्रिक्शन की वजह से आपकी ओवर हीटिंग होगी और आपकी शाफ्ट और हब दोनों का ही मटेरियल खराब होगा। इसलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे रोलर बियरिंग लगाई गई। रोलर बियरिंग का मतलब जो रोलिंग एलिमेंट है वो रोलर है, ठीक। उसके बाद ये जो आपका तीसरा केस है, उस तीसरे केस में आपको क्या दिखाया गया है, हब और शाफ्ट इन दोनों के बीच में बॉल को लगाया गया। तो हम दोनों में से कोई भी बियरिंग को लगा सकते हैं शाफ्ट और हब के बीच में, ठीक है। तो हमारा फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है दो सरफेस के बीच में, और ये बियरिंग लगाने से हमें एक और मदद मिलती है। वो मदद ये है कि जो ये बॉल्स नीचे लगी हैं, ये नीचे बॉल क्या करती हैं, नीचे से शाफ्ट को एक तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जिससे आपकी शाफ्ट को एक तरीके का सपोर्ट नीचे से मिलता रहता है, ठीक है। जो ये बॉल्स हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में, यही बॉल्स लोड को झेलने का काम करती हैं। तो आप लोग जब भी सोम के न्यूमेरिकल सॉल्व करते होगे पहले, तो उसमें ऐसे बोला जाता था कि एक शाफ्ट है जिसमें एक बियरिंग लगी हुई है, दोनों साइड में बियरिंग लगी हुई है,
ठीक है। तो नीचे से क्या दिखाते थे, वहां पे रिएक्शन फोर्स RA और RB दिखाते थे। तो जो ये रिएक्शन फोर्स तुम लोग शाफ्ट के ऊपर दिखाते थे, वो रिएक्शन फोर्स या ये सपोर्ट तुम्हारी शाफ्ट को कहाँ से मिलता है, ये सपोर्ट तुम्हारी शाफ्ट को मिलता है जो ये बॉल्स लगी हैं, इन बॉल्स की वजह से। जब तुम्हारे शाफ्ट के ऊपर से कोई लोड पड़ेगा, कोई शॉक लगेगा या कोई वाइब्रेशन होगा, तो जो नीचे ये बॉल्स हैं, ये जो बॉल्स हैं, ये लोड को झेल ले जाएंगी और उसको शाफ्ट तक नहीं पहुंचने देंगी। ठीक। और जो आपकी ये बॉल्स हैं, ये बॉल्स क्या करेंगी, नीचे से शाफ्ट को सपोर्ट करेंगे। तो जो नीचे से ये बॉल शाफ्ट को सपोर्ट करती हैं, उसी को ही बोला जाता है रिएक्शन फोर्स। क्लियर हो गया है सबको यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो, यहाँ पे तुम्हें तीनों में एफिशिएंसी दिखाई गई है कि अगर हम रोलर बियरिंग लगाते हैं और अगर हम बॉल बियरिंग लगाते हैं तो किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, रोलर बियरिंग और ये है आपकी बॉल बियरिंग। रोलर बियरिंग में यहाँ पे रोलर लगे हैं, ठीक है। तो जो रोलर लगे हैं, रोलर की वजह से शाफ्ट ज्यादा कांटेक्ट में रहती है रोलर के साथ, तो इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होती है। और बॉल बियरिंग में क्या होता है, हब और शाफ्ट इन दोनों के बीच में कैसा कांटेक्ट होगा, पॉइंट कांटेक्ट। क्यों? पॉइंट कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट कांटेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि बॉल जो है वो इस तरीके की होती है, बॉल के ऊपर हब लगा है और बॉल के जो नीचे है वो शाफ्ट लगी है। तो यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट की वजह से, पॉइंट कांटेक्ट की वजह से फ्रिक्शन एकदम कम हो जाता है। इसलिए जहां बॉल बियरिंग लगी होती है, उनकी एफिशिएंसी, उस मशीन की एफिशिएंसी उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। बियरिंग का काम है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, जैसे इसके शेप को बदल बदल के फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, यही हमारा तरीका होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब इसके आगे तुम्हें एक बेसिक सा, ये देखो, जैसे ये है आपकी एक कार का टायर और यहाँ पे भी आपकी इस तरीके की एक बियरिंग लगी होती है, आप लोगों ने देखा। ठीक है। ये देखो, जहाँ पे भी रोलिंग कोई भी चीज लगी होगी, वहां पे इस तरीके की बियरिंग लगी होगी। ये देखो तुम लोगों की बियरिंग लगी है। अब बात आती है बियरिंग के ऊपर कितने तरीके का लोड काम करता है। जो आपकी ये रोलर बियरिंग है, अगर आपके ये कार के पहिए में लगी है, तो इस कार के पहिए में कौन सा लोड सबसे ज्यादा एक्ट करेगा, वो करेगा बॉल के ऊपर, ऊपर से रेडियल लोड। रेडियल लोड का मतलब होता है वो लोड जो कि इसके अंदर जो एक्सल लगी है उसके क्या हो, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो हमारी बियरिंग के ऊपर कई तरीके का लोड लगता है। अगर हम एक कार के ऊपर बैठे हैं तो कार के भार की वजह से बियरिंग के ऊपर रेडियल लोड पड़ता है। ठीक। ये रेडियल लोड अभी तुम लोगों को खुद ही समझ में आएगा। ये देखो, ये आपकी बियरिंग लगी हुई है। ठीक है। ये गई शाफ्ट इसके अंदर। अब देखो, अगर हम यहाँ की चीजों को ध्यान दें तो ये शाफ्ट लगी है और ये ऊपर वाली बियरिंग है। ये तुम्हारी कार का टायर है। तो जो भी कार के ऊपर बैठेगा उसकी वजह से नीचे के साइड में एक रेडियल लोड पड़ेगा। जो आपका ये रेडियल लोड आपके शाफ्ट के ऊपर या बियरिंग के ऊपर पड़ रहा है, वो कैसा है, वो आपके शाफ्ट की एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो जो रेडियल लोड होता है वो बियरिंग के ऊपर, यहाँ पे साइड में अगर ये बियरिंग्स लगी हैं, तो जो रेडियल लोड होता है वो बियरिंग के ऊपर लगे या वो शाफ्ट के ऊपर लगे, वो दोनों के परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है। तो एक लोड हमारे बियरिंग के ऊपर कौन सा लगता है, रेडियल लोड। क्लियर है? रेडियल लोड क्यों लग रहा है, ये बियरिंग आपने जहां पर भी लगाई है उस शाफ्ट के ऊपर कोई ना कोई भारी चीज लगी होगी जिसका भार नीचे के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। ठीक। तो उसको बोल दिया जाता है रेडियल लोड। ये देखो, ये रेडियल लोड ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है और वो शाफ्ट की एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अब दूसरा आता है आपके बियरिंग के ऊपर कौन सा लोड लग सकता है। ये देखो, यहाँ पे आपका एक पंखा है और आपको पता है कि अगर हम घरों में जो पंखे लगे होते हैं वहां पे भी बियरिंग लगी होती है। ठीक है। ये देखो,
ठीक है, ये आपका पंखा है। अब पंखे में आपकी बियरिंग कहाँ लगी होती है, यहाँ पे ये इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। ये देखो, ये आपकी क्या लगी है, बियरिंग लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी जो शैफ्ट होगी वो कहाँ जाएगी, जो शैफ्ट होगी वो इसके अंदर से इस तरीके से निकलेगी, जो रॉड होती है। तो यहाँ पे आपकी बियरिंग के ऊपर कैसा लोड लग रहा है, यहाँ पे आपकी बियरिंग के ऊपर जो भी लोड लगेगा वो होगा एक्सियल लोड। एक्सियल लोड का मतलब होता है, अगर ये आपकी शैफ्ट है तो एक्सियल लोड वो होता है जो कि अलोंग द शैफ्ट एक्सिस लगता है। अगर आपने बियरिंग को यहाँ पे लगाया है तो वो इस तरीके से शैफ्ट के ऊपर लोड एक्ट करेगा, तो उसको बोल दिया जाता है थ्रस्ट लोड या एक्सियल लोड। ठीक है, तो हमारे रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के ऊपर दो तरीके के लोड लग सकते हैं, एक होता है रेडियल लोड और एक होता है एक्सियल लोड। ये देखो, यहाँ पे पंखे में इस तरीके से लोड लगेगा, तो जो ये लोड लग रहा है ये पंखे में लगी हुई जो रॉड होती है उसकी एक्सिस के अलोंग लग रहा है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई सबको। बियरिंग के ऊपर कितने तरीके का लोड लग सकता है, एक रेडियल और दूसरा एक्सियल लोड हमारे ऊपर लगता है, थ्रस्ट या एक्सियल, जो भी तुम उसे बोलना चाहो। ठीक है, तो ये तो हो गई रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग की जो एनिमेशन के थ्रू तुम लोग जितना समझ सकते थे। अब हम आते हैं थोड़ी किताबी भाषा में। जब हम अपनी किताबी भाषा में आएंगे तब तुमको रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के बारे में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो तुम लोग ये देख लो। यहाँ पे आपकी ये रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग है, यूनिट नंबर 15। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें फंक्शन बताया गया है कि बियरिंग का क्या होता है। तो बियरिंग के, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के 3 फंक्शन है जो तुम्हें यहाँ पे दिखाए गए हैं। सबसे पहला फंक्शन है द बियरिंग एंश्योर्स फ्री रोटेशन ऑफ शाफ्ट विथ मिनिमम फ्रिक्शन। ये तुम लोग देख चुके हो कि आपकी जो ये शाफ्ट थी, शाफ्ट के ऊपर ये आपकी हब लगी थी और इसके ऊपर आपने इस तरीके के क्या लगाए थे, बियरिंग्स को लगाया था। तो जो ये बॉल है ये रोटेट करती है, जिसकी वजह से जो हमारी शैफ्ट है वो फ्रीली अंदर रोटेट कर रही थी। ठीक, तो हमारे बॉल बियरिंग का जो मेन काम होता है वो होता है कि शैफ्ट आपकी फ्री रोटेट करे, शैफ्ट में किसी भी तरीके का की वगैरह ना लगा हो, और दूसरा मिनिमम फ्रिक्शन लगे दोनों के बीच में। दूसरा काम क्या होता है बियरिंग का, द बियरिंग सपोर्ट द शैफ्ट। बियरिंग शैफ्ट को सपोर्ट करती है, ये तुम लोगों ने देखा। क्यों, अगर आपकी ये एक शैफ्ट है, ठीक है, अगर आपकी सपोज इस तरीके से एक शैफ्ट है, ये शैफ्ट है, तो शैफ्ट में जो बियरिंग दिखाई जाती है वो हमेशा इस तरीके से दिखाई जाती है। बियरिंग हमेशा पेयर में लगी होती है, एक इस वाले एंड पे और एक इस वाले एंड पे लगी होती है। तो बियरिंग में बॉल्स होते हैं, तो तुम्हें पता है जो ये बॉल होते हैं, ये बॉल नीचे से आपकी शैफ्ट को क्या करते हैं, एक तरीके का सपोर्ट देते हैं, तो उसकी वजह से हमारी शैफ्ट को सपोर्ट मिलता है। तो यही फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, यही फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं कि बियरिंग का काम क्या होता है, शैफ्ट को सपोर्ट करना और शैफ्ट को अपनी करेक्ट पोजीशन पे रखना। ठीक है, खुद ये सोचो तुम लोग कि अगर आपकी ये एक शैफ्ट है, अगर आपकी ये शैफ्ट है, ठीक है, और आपके शैफ्ट में हमने बीच में एक भारी गियर लगा दिया है, तो अगर आप यहाँ पे एक भारी गियर लगा दोगे तो क्या होगा, आपकी जो ये शैफ्ट है इसमें इस तरीके की बेंडिंग आने का खतरा रहेगा, और शैफ्ट का जो इधर वाला एंड है और जो इधर वाला एंड है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। अगर आपने शैफ्ट के दोनों एंड को खाली छोड़ दिया है तो आपकी जो शैफ्ट है वो स्टेबल नहीं रह पाएगी। तो इसलिए क्या काम किया जाता है, इसलिए ये काम किया जाता है कि अगर आपकी ये बड़ी सी शैफ्ट है, इसमें अगर आपने सेंटर में कोई भारी चीज लगाई तो किनारे किनारे, इधर वाले किनारे पे शैफ्ट के और इधर वाले किनारे पे एक बियरिंग लगाई जाती है। ठीक है, बियरिंग को किताबों में ऐसे दिखाया जाता है, कैसे, इस तरीके से, या तो ऐसे दिखाया जाएगा, किताबों में बियरिंग को ऐसे दिखाया जाता है, या बियरिंग को कुछ किताबों में ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपने इधर और इधर बियरिंग नहीं लगाई है तो शैफ्ट को यहाँ से और यहाँ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो बियरिंग के दोनों, शैफ्ट के दोनों एंड को स्टेबल रखने के लिए साइड साइड में बियरिंग लगाई जाती है, जिससे कि हमारी शैफ्ट दोनों एंड से स्टेबल रहे, ठीक है, और अपनी करेक्ट पोजीशन में रहे।
अगर ऊपर से ऐसे लोड पड़ रहा है, ठीक है, गियर की वजह से ऊपर से नीचे एक भारी लोड पड़ रहा है, तो इस लोड को बैलेंस करने के लिए नीचे से यहाँ और यहाँ से तुम्हें एक रिएक्शन फोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इतनी चीजें सबको समझ में आ गई? अब आगे बढ़ो। अब बहुत तरीके की बियरिंग होती है, ठीक है। बियरिंग के बहुत सारे टाइप हैं। जो सबसे सिंपल टाइप है उसको बोला जाता है डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, ठीक है, डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। अब बियरिंग को का एक नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। सबसे पहले तो तुम लोग यहाँ पे एक चीज ये वाली भी देख लो, एक मिनट रुके रहना, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे बियरिंग्स हैं, तो यहाँ पे एक मिनट, ये देखो, इतने बहुत तरीके की बियरिंग हमारे पास अवेलेबल हैं। नई नई बियरिंग रोज बनती है मार्केट में, ठीक है। अब देखो, इसमें से जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बियरिंग है वो है ये वाला डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। इसी की ही डिजाइन तुम्हें पढ़नी है, इसके अलावा तुम्हें और किसी की डिजाइन पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके की जो बियरिंग देखने में लगती है, जो तुम्हारे पंखों में लगी होती है या जो तुम्हारे साइकिल में लगी होती है, उसको बोला जाता है डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। नाम याद रखना, डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, ठीक है। तो जो ये सबसे सिंपल बियरिंग है इसको बोला जाता है डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। इसी के बारे में तुम्हें पढ़ना है ये। अब इसके आगे की चीजों को देखना स्टार्ट करो। देखो, तुम्हें क्या चीजें देखनी है, तुमसे एक चीज जरूर पूछी जाती है कि बियरिंग का नॉमेनक्लेचर क्या होता है। मतलब किताबों में जो बियरिंग को लिखा जाता है वो किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे तुम लोगों ने देखा कि स्टील को लिखने का तरीका होता है 20C8, स्टील को लिखने का तरीका होता है Fe320। इस तरीके से बियरिंग को, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को भी लिखने का एक तरीका होता है। और वो तरीका क्या है? वो तरीका ये, सबसे पहले फर्स्ट नंबर होता है जिसका मतलब होता है टाइप ऑफ बियरिंग, ठीक है। किताबों में ऐसे लिखा है। तुम जब दुकान जाओगे, तुम किसी भी दुकान में जाओगे तो तुम उनसे हर बियरिंग के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, ऐसा नंबर 6203, 6404, ठीक है। दुकानों से कभी बियरिंग खरीदना, जब तुम लोग फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट करोगे और बियरिंग खरीदने जाओगे तो हर बियरिंग के ऊपर एक नंबर लिखा होता है। तो यहाँ पे हम तुम्हें ये बताने जा रहे हैं कि जो नंबर लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जो सबसे पहला नंबर होता है वो बताता है टाइप ऑफ बियरिंग क्या है। जो सेकंड नंबर लिखा होता है वो बताता है लोड ऑन बियरिंग। और जो सबसे लास्ट में 2 डिजिट लिखी होती है, तो जो लास्ट की 2 डिजिट लिखी होती हैं वो आपको बताती हैं शाफ्ट डाया कितनी है, वो आपको बताती है कि शाफ्ट की डाया कितनी है। आपको पता है कि आप बियरिंग को अगर लगाओगे तो बियरिंग को हमेशा शाफ्ट के ऊपर लगाओगे। तो जो बियरिंग का इनर रेस होगा, ठीक है, जो बियरिंग का इनर रेस होगा, इनर रेस और इसके अंदर जो शाफ्ट जा रही है, दोनों का डायामीटर क्या होगा? ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक। तो ये सबसे पहला नंबर होता है टाइप ऑफ बियरिंग, सेकंड नंबर होता है लोड ऑन बियरिंग और लास्ट का नंबर होता है शाफ्ट डाया, ठीक। अब देखो, जो आपकी सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग है, जो अभी हमने आपको दिखाई, जो आपकी सबसे सिंपल बियरिंग है, उस बियरिंग का एक नंबर दिया गया है आपके जो बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनीज है उन्होंने बोला है कि अगर सिंगल रो और डीप ग्रूव बियरिंग है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा 6 नंबर से, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा 6 नंबर से, ठीक। उसके बाद लोड ऑन बियरिंग का मतलब क्या होता है? लोड ऑन बियरिंग का मतलब होता है कि आप ये बियरिंग जहां पर भी लगाने जा रहे हैं वहां पे शाफ्ट के ऊपर कितना भारी लोड लग रहा है, ठीक, कि बियरिंग को कितने लोड को झेलना है। अगर तुम लोग बियरिंग को किसी साइकिल में लगाओगे, अगर तुम लोग बियरिंग को किसी बाइसिकल में लगाओगे तो साइकिल में भार कम लगता है, तो
साइकिल में लगने वाली जो बियरिंग होती है उनके ऊपर जो लोड अप्लाई किया जाता है, वो लोड जो अप्लाई किया जाता है वो लेस होता है। ठीक, अब अगर तुम लोग किसी भी बियरिंग को ट्रक में लगाओ, जहाँ ट्रक में पहिया लगा होता है, उस पहिए के ऊपर अगर तुम बियरिंग को लगाओगे तो ट्रक का जो वेट होता है वो क्या होता है, हाई, मोर लोड होता है। तो अगर तुम ट्रक में कोई बियरिंग लगाओगे तो वो बियरिंग उस हिसाब से बनी होनी चाहिए कि वो बियरिंग ज्यादा लोड को झेल ले। ठीक है, तो लोड ऑन बियरिंग आपको ये बताती है कि आप उस बियरिंग को कहाँ पे लगाने जा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ डेजिग्नेशन दिया गया है कि अगर लाइट लोड है तो उसको 1 से दिखाया जाता है। ठीक है, अगर नॉर्मल सा है ना, लाइट क्या, अगर एक्स्ट्रा लाइट लोड है, अगर एक्स्ट्रा लाइट लोड है तो उसको 1 से दिखाया जाएगा। अगर लाइट लोड है, लाइट लोड है तो उसको 2 से दिखाया जाएगा। और अगर मीडियम लोड है तो उसको 3 से दिखाया जाएगा। ठीक, चीजों को ध्यान रखना। लास्ट चीज आती है जिसका मतलब होता है शैफ्ट डाया। शैफ्ट डाया का मतलब है कि आप इस बियरिंग को कहाँ पे लगाने जा रहे हो। अगर आप इस बियरिंग को छोटी शैफ्ट में लगाने जा रहे हो जिसका डाया इतना है, कि आप इस बियरिंग को किसी बड़ी सी शैफ्ट में लगाने जा रहे हो जिसका डाया इतना है, तो लास्ट का जो नंबर होता है वो आपको शैफ्ट की डाया के बारे में बताता है। इतनी मेरी चीज समझ में आई। बियरिंग को लिखने का तरीका कैसा होगा, बोलो भाई जल्दी, फिर हम आगे बढ़े। यस मैम। देखो, अगर कोई ये लिखा है, अगर लिखा है कहीं पे 6204, तो तुमसे पूछा जाता है कि इस नंबर से तुम लोग क्या समझते हो। तो इस नंबर से तुम लोग क्या समझोगे, इस नंबर से तुम लोग ये समझोगे कि 6 का मतलब क्या होता है, सिंगल रो डीप ग्रूव डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग। बॉल बियरिंग। याद रखना, अभी हम तुमको एक ही के बारे में बता रहे हैं, इस क्योंकि बस अभी टाइम कम है। अदरवाइज एक नंबर होता है 3, एक नंबर होता है 4, एक नंबर होता है 5, हर बियरिंग का एक नंबर दे दिया गया है। ठीक है, तो अगर 6205 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग है। 2 का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 का मतलब ये है कि इस बियरिंग को हम जिस भी शैफ्ट में लगाने जा रहे हैं उस शैफ्ट के ऊपर जो भार पड़ रहा है वो भार कैसा होगा, लाइट लोड के लिए इस बियरिंग का यूज करोगे। लास्ट का जो 04 नंबर है, 04 का मतलब होता है कि आपकी शैफ्ट की डाया कितनी है। ठीक है, शैफ्ट की डायामीटर कितनी है। अगर ये नंबर 5 से कम होता है, अगर लास्ट का जो नंबर है अगर वो लेस देन 5 होता है तो वही उसकी शैफ्ट डाया कहलाती है। और अगर लास्ट का ये 2 डिजिट नंबर मोर देन 5 होता है तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारी क्या दिखाने लगती है, शैफ्ट की डाया। ठीक, हम तुम्हें एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं। अगर कहीं पे लिखा है 6207, तो इस चीज का मतलब क्या है कि ये सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग है। इस बियरिंग को हम कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे शैफ्ट के ऊपर और बियरिंग के ऊपर मतलब लाइट लोड लग रहा है, कोई भारी चीज हमने शैफ्ट के ऊपर नहीं लगाई है, वहां पे इस बियरिंग को लगाएंगे। और जो ये 07 है, इस 07 का मतलब क्या है, ये नंबर 5 से ज्यादा है। तो अगर ये नंबर 5 से ज्यादा है तो इस नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। तो इसका मतलब शैफ्ट की डाया कितनी है, 35 mm। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई हैं। मैम। हाँ बोलो। मैम जैसे ये 5 तक में जो है ऐसे ही 5 ले लेंगे, फिर अगर ये 6 हो गया तो 5 × 6 30 हो जाएगा डाया, हाँ 30 हो है जाएगा। ना। तो
तो मैम ये 5 से 30 के बीच वाले टाइम को जो है फिर कैसे लेंगे? नहीं नहीं, सुनो ना, देखो हम तुमको जो बता रहे हैं वो ये चीज है कि अगर तुम्हारे पास डेटा बुक होती तो अभी हम तुम्हें इस चीज को ये चीज बताते कि जो 6204 लिखा है, जो ये 4 डाया है, इसका अपना एक रिप्रेजेंटेशन